नंबर 9 की मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? ए 1969 ईस्वी में, या बी 1971 ईस्वी में, या सी 1983 ईस्वी में, या डी 1991 ईस्वी में। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? ऐसा क्वेश्चन आप सभी को लगातार हम बता रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आप सभी बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? चलिए आप सभी बताइए कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू की गई थी वो 1971 ईस्वी में लागू की गई थी, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है जी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ए कैलोरी ऊर्जा में, या बी केल्विन में, या सी जूल ऊर्जा में, या डी अर्ग में। चलिए आप सभी बताइए कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है सर, आप सभी को बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। ये सभी जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है सर। यह सभी जो क्वेश्चन है ना सब पूछा गया है, पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन को आपको गलती नहीं करना है, यह सभी क्वेश्चन को देखकर गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। चलिए आप सभी को बताना है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। सवाल नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होगी। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों। आप सभी को ऐसा क्वेश्चन देखकर आपको छोड़ना नहीं है, पहले एकदम टिक मारना है, इस सब क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देना है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर बिहार पॉलिटेक्निक में पूछेगा तो, ठीक है। चलिए आप सभी को बताना है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई होती है ए वाट, बी डायोप्टर, या सी ऑप्टर, या डी मीटर। चलिए आप सभी को बताना है इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई कौन सी होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि लेंस एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की जो इकाई होती है वो डायोप्टर होता है, जिसको हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 13 कि डेसिबल किसे नापने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। ए खून में हीमोग्लोबिन में, या बी पेशाब में शक्कर का, या सी वातावरण में ध्वनि की तीव्रता, या डी वायु में कण। देखिए यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि डेसिबल को हम किस में माप सकते हैं, किसके लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 13 काफी लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन को देखकर दम तुरंत ही आंसर मारना है, ठीक है ना, थोड़ा सा भी नहीं सोचना है। यही सभी क्वेश्चन को जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देकर मैथ में आपको बचा लेना है, ठीक है ना। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं ना कि डेसिबल को नापने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं किसका, ध्वनि को। तो यह 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होगा सी वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, वो होगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है। सवाल नंबर 15 कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है ए डाइन प्रति सेंटीमीटर, या बी न्यूटन प्रति मीटर सेंटीमीटर, या सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या डी मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। चलिए आप सभी को बताना है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई यूनिट क्या होगा। आप सभी को बताना है, आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई यूनिट। चलिए
आप सभी जानते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर। वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं हो सकता है। यह 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सी राशियों की विमीय सूत्र भी नहीं हो सकता है। ए बल एवं दाब की, या बी कार्य एवं ऊर्जा की, या सी आवेग एवं संवेग की, या डी भार एवं बल की। चलिए आप सभी को बताना है कि इसमें का सवाल नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी को बताना है कि किसका विमीय सूत्र नहीं है। साथियों आप सभी जानते हैं कि बल एवं दाब जो भौतिक राशियां हैं उसका सामान्य विमीय सूत्र नहीं है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है, सवाल नंबर 24 की त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ए बराबर यू प्लस वी टी, या बी ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, या सी ए बराबर वी प्लस यू बाई टी, या डी बराबर ए बराबर वी प्लस यू बाई टी। चलिए आप सभी को बताना है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र। सवाल नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, त्वरण का विमीय सूत्र कौन सा है। चलिए आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं ना, सवाल नंबर 24 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए बराबर v माइनस यू बटे में टी। आप सभी जानते हैं त्वरण का यह सूत्र है, तो ठीक है। तो सवाल नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 2 की प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ए दूरी की, या बी समय की, या सी प्रकाश तीव्रता की, या डी द्रव्यमान की। चलिए आप सभी को बताना है कि प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होगी, दूरी, समय, या प्रकाश तीव्रता, या द्रव्यमान। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है सवाल नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। साथियों आप सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जिसकी इकाई है वो दूरी की इकाई है, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 2 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, देखिए बिहार पॉलिटेक्निक में पिछले हम कितने वीडियो में आप सभी को लगातार बता दिए हैं कि लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, यह सभी जो चैप्टर है ना इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आप सभी को हमने कितने वीडियो में बोला है और अभी भी बोल रहे हैं, आपको बिलीव नहीं होगा ना। 30 जुलाई को आपको पता चलेगा कि मन की फैक्ट में एक टीचर बोल रहे थे कि सर आप लाइट्स चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आप रीड कर लीजिए, इसी से आपको पूरा कंसेप्ट मिलेगा, इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। आपको अभी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन 30 जुलाई को अगर यही सब अगर क्वेश्चन को अगर आप मिस कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा। आज का जो क्वेश्चन है ना सभी के सभी हीटेड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन है। ऐसी पुराना नया क्वेश्चन नहीं लाए हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाए हैं कि जो टकराने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह पहला मैराथन है, यह पहला मैराथन है। लगातार ऐसा एक दिन में 3 मैराथन आएगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी रहेंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी रहेंगे, लगातार 3 मैराथन। मतलब आज मान लीजिए अगर आप 25 तारीख हो गया है तो अभी से 4 दिन बचा हुआ है, तो 12 मैराथन अगर हम लोग कर लेंगे, 12 मैराथन, तो तय है, 100% तय है कि 90 में 70-80 क्वेश्चन टकराना तय है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 4 की पार्श्विक इकाई है, ए दूरी की, या बी समय की, या सी प्रकाश की चमक की, या डी चुंबकीय बल का। चलिए आप सभी को बताना है कि पार्श्विक की इकाई क्या होगी, दूरी, समय, प्रकाश की चमक, या डी चुंबकीय बल का। सवाल नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष की जो इकाई होती है वो दूरी होती है,
और पार्सेक की भी इकाई जो होती है ना वो भी दूरी होती है। तो सवाल नंबर 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है, सवाल नंबर 5 कि लुईमेन किसका मात्रक है, ए ज्योति तीव्रता का, या बी ज्योति फ्लक्स का, या सी उपयुक्त दोनों का, या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। लुईमेन किसका इकाई है, लुईमेन किसका इकाई है आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। 100% बोल रहे हैं ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन टकराएगा, 100% बोल रहे हैं। ठीक है ना, सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लुईमेन किसका मात्रक है, आप सभी जानते हैं कि लुईमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का एसआई यूनिट है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्यूरी किसकी, क्यूरी देखिए आप सभी को हमने लगातार पिछले कई वीडियो में बोला है कि एसआई यूनिट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एसआई यूनिट से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर आप याद नहीं करके जाइएगा, वहाँ पूछ बैठेगा तो आपका तो 2 नंबर मिस हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके ना सर, आप एसआई यूनिट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एसआई यूनिट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जितने भी एसआई यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे ना, सभी को आप अच्छे से आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 है कि क्यूरी किसकी इकाई है, ए रेडियो एक्टिव धर्मिता का, या बी तापक्रम का, या सी ऊष्मा का, या डी ऊर्जा का। आप सभी को बताना है कि इस सवाल नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्यूरी किसकी इकाई है आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि क्यूरी जो है ना रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई है। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 7 कि दाब का मात्रक क्या होगा, दाब का मात्रक क्या होगा। सर बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लेना तो इसको बवाल कीजिएगा। ठीक है ना, दाब का मात्रक क्या है, ए पास्कल, या बी डाइन, या सी अर्ग, या डी जूल। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सवाल नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दाब का मात्रक क्या होगा आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं ना कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है पास्कल, वो होता है पास्कल। तो सवाल नंबर 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर क्या होगा, वो होगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है कि कैंडला किसका मात्रक है, कैंडला जो है वो किसका मात्रक है, ए ज्योति फ्लक्स का, या बी ज्योति प्रभाव का, या सी ज्योति दबाव का, या डी ज्योति तीव्रता का। चलिए आप सभी को बताना है कि कैंडला जो है वो किसका मात्रक है, आप सभी को बताना है। सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैंडला किसका मात्रक है आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि कैंडला जो है ना, कैंडला जो है वो ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट है, ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट कैंडला है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से किस प्रकार पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 25 कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ए वेग का, या बी त्वरण का, या सी द्रव्यमान का, या डी बल का। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि पदार्थ के संवेग और वेग का दोनों का अनुपात भौतिक राशि में प्राप्त कौन से बल में किया जा सकता है, या त्वरण में किया जा सकता है, या द्रव्यमान में किया जा सकता है, या वेग में किया जा सकता है, आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की द्रव्यमान भौतिक राशि में ही प्राप्त कर सकते हैं। संवेग और वेग का अनुपात हम द्रव्यमान भौतिक राशि में प्राप्त कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 26 कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की ए समान गति होती है, या बी समान वेग होता है, या सी समान त्वरण होता है, या डी समान बल होता है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा।
शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? समान गति, समान वेग, समान त्वरण या डी समान बल। चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 26 का कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी जानते हैं कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जो होगी वो समान त्वरण होगी, वो समान त्वरण होगी। तो सवाल नंबर 26 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 27 की एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों की आवर्तकाल होगी। आप सभी कभी झूला झूले हैं या नहीं? आप सभी ये बताएं। जरूर झूला झूले होंगे बचपन में, या अब तो उसका मात्रा जो है वो घटा दिया गया है, अब बहुत कम लोग झूलते हैं, मगर लेकिन हम लोग पहले झूल चुके हैं और आप सभी भी कभी ना कभी झूले होंगे, ठीक है ना। तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि एक लड़की है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा? ए कम हो जाएगा या बी अधिक हो जाएगा या सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या डी अपरिवर्तित रहेगा? चलिए आप सभी को बताना है कि सवाल नंबर 27 की कोई लड़की है झूला झूल रही है और झूला झूलने के तुरंत वो खड़ा हो जाती है, तो उसके दोलनों में मतलब उसके घूमने की आवर्तकाल क्या हो जाएगी? तो उसके घूमने की जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 28 की घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए कम हो जाएगा या बी बढ़ जाएगा या सी उतना ही रहेगा या डी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम, बढ़ या उतना ही रहेगा या कुछ नहीं कहा जा सकता है। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखिए आप सभी जानते हैं कि किसी भी मान लीजिए गोल मेज है, मतलब गोल टेबल है, उसको कोई भी लड़का घूर्णन कर रहा है, उसको घुमा रहा है और अचानक से उस पर बैठ जा रहा है, ठीक है। तो मेज का जो कोणीय वेग जो होगा ना उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सभी से ये पूछ रहा है। तो उसका जो प्रभाव होगा वो कम होने लगेगा, वो जो घूमने की जो गति है ना वो साफ नहीं घूमेगा, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि सवाल नंबर 30 कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ए द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर रहता है, या बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन रहता है, या सी दोनों सत्य या डी दोनों गलत। चलिए आप सभी को बताना है सवाल नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ए द्रव्यमान परिवर्तन होती है जबकि भार स्थिर रहती है, या द्रव्यमान स्थिर रहती है या जबकि भार परिवर्तन होती है, दोनों सत्य होती है या दोनों गलत होती है। चलिए आप सभी को बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा कि कोई पिंड है उसका द्रव्यमान भार अंतर होती है, क्यों होती है? द्रव्यमान में भार की अंतर क्यों होती है? चलिए बताइए। देखिए आप सभी जानते हैं कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होने की जो कारण होती है कि द्रव्यमान जो है ना वो स्थिर रहती है जबकि भार परिवर्तन होती रहती है। उसका वेटेज जो है ना, वेट वो घट बढ़ करते रहता है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान जो है वो मास जो है वो एकदम स्थिर रहती है, ठीक है। तो सवाल नंबर 30 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए